स्टूडेंट्स, क्लास 8वीं के इतिहास विषय के चैप्टर क्रमांक 2 से जुड़ा यह चौथा वीडियो है। इसके पहले इस चैप्टर से संबद्ध कुल 3 वीडियो में मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन से लेकर बंगाल में उसके विस्तार के जो आरंभिक दिन थे उनकी मैं चर्चा सविस्तार कर चुका हूं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये वीडियो क्रमांक 12 है और इसके पहले कुल 11 वीडियो बने हैं, जिसमें से वीडियो क्रमांक 1 से लेकर 8 तक चैप्टर 1 से संबंधित है, चैप्टर 1 से संबंधित है। ठीक है, उसके पश्चात जो वीडियो क्रमांक 9 है, 10 है और 11 है उसे आप देख चुके हैं। अब आपके समक्ष ये 12वां वीडियो है जो चैप्टर 2 से संबंधित है। ठीक है, तो बच्चों आज हमारी कोशिश होगी आपको एक ऐसी कहानी से अवगत कराना जो कि हमारे देश के इतिहास का एक ऐसा काला अध्याय है बच्चों, जिसमें 24 साल का एक लड़का अपने बलबूते ब्रिटिश हुकूमत से टक्कर लेने का अंतिम प्रयास करता है। हाँ बच्चों, 24 साल का लड़का, ठीक है, और इस प्रयास में उसके अपने लोग ही षड्यंत्र कर उसे मरवा देते हैं। समझे? 24 साल का वो लड़का जो है वो कौन है और कौन लोग षड्यंत्र करते हैं, ये सारी कहानी इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो बच्चों वो 24 साल का लड़का मारा तो जाता है, लेकिन इसके बाद शुरू होती है हमारी 200 साल की गुलामी। बच्चों कितने साल की गुलामी? 200 साल की। हाँ, उसके बाद हम लोग अंग्रेजों की 200 वर्षों की गुलामी के जंजीरों में फंस जाते हैं। ठीक है, तो वह कौन सी घटना थी जिसके चलते हम लोग 200 साल की गुलामी में फंस जाते हैं, इसका अध्ययन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं इसके पहले के वीडियोज में आपको बता चुका हूं कि सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु का परिणाम ये होता है स्टूडेंट्स कि जो केंद्रीय सत्ता है दिल्ली की, जो मुगलों की केंद्रीय सत्ता थी दिल्ली की, वह कमजोर हो जाती है। ठीक है, तो इसका परिणाम ये होता है कि भारत के अलग अलग हिस्सों में जो लोग पहले मुगलों के लिए काम करते थे अब वे स्वतंत्र शासक की तरह कार्य करने लगे। ठीक है, तो इसी तरह से स्वतंत्र शासक जो थे बंगाल से जुड़े, तो उनके संदर्भ में जो एक सूची है उसको आप ध्यान से देखिए। बंगाल के नवाब, यहां हमने शहंशाह या राजा शब्द का प्रयोग नहीं किया है स्टूडेंट्स, ये नवाब शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो वास्तव में ऐसा है कि ये सारे लोग जो थे वो किसी क्षेत्र विशेष में राजा की हैसियत से ही काम कर रहे होते थे, लेकिन किसी न किसी रूप में ये भी दिखाते थे मुगल सत्ता को, जो मुगलों की जो केंद्रीय सत्ता थी उनको ये दिखाते थे कि हम आज भी आपके साथ हैं। ठीक है, तो जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूं, जैसे अवध के नवाब है ना, हैदराबाद के निजाम और उसी तरह से ये बंगाल के नवाब। ठीक है, तो आप फिर से ईस्वी सन को जरा सा ध्यान दीजिएगा कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी बच्चों? 1707 में। ठीक है, 1707 में मृत्यु हुई। अब आप यहां देखिए बंगाल के नवाब में पहला नाम लिखा हुआ है मुर्शीद कुली खान, यानी कि मुर्शीद कुली खान जो है वो बंगाल के पहले स्वतंत्र नवाब हुए, है ना। और इनका कार्यकाल क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स?
1717, यानी कि औरंगजेब की मृत्यु के 10 साल बाद, है ना। 1717 में औरंगजेब की मृत्यु और 1717 में मुर्शिद कुली खान बने बंगाल के नवाब। और स्टूडेंट्स ये कब तक रहे, देखिए स्क्रीन पे 1727, यानी कितना साल हुआ, कितना साल हुआ, 10 साल। ठीक है, 10 साढ़े 10 वर्ष तक मुर्शिद कुली खान जो है वो बंगाल के नवाब रहे। ठीक है, नेक्स्ट आगे आप देखिए सुजाउद्दीन का नाम है, ये 1727 से 1739, है ना। और उसके बाद फिर मात्र 1 वर्ष के लिए सरफराज, है ना, 1739 से 1740। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसके बाद मैं बता दूं कि जो नवाब सरफराज थे, है ना, नवाब सरफराज, तो नवाब सरफराज का अपना ही एक सैनिक कमांडर थे अलीवर्दी खान, है ना। तो अलीवर्दी खान जो है वो नवाब सरफराज की हत्या कर देते हैं और 1740 में वो बन जाते हैं बंगाल के नवाब। ठीक है, जिनका कार्यकाल चलता है 1756 तक, यानी कि लगभग 16 साल। ठीक है, और स्टूडेंट्स उसके बाद देखिए 1756 से 1757, ये 1.5 से 2 वर्ष का जो समय है वो अंतिम बंगाल के स्वतंत्र नवाब हुए सिराजुद्दौला, है ना। तो आज मैं जो आपको बता रहा हूं कि वो 24 साल का युवक जिसने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया और ये भी प्रयास किया कि किसी भी प्रकार से भारत से, यूं कहें कि बंगाल से अंग्रेजों को निकाल बाहर करें, तो इन्हीं सिराजुद्दौला की कहानी आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले के वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं, फिर से एक बार दोहरा दूं कि बंगाल का मतलब आपको ये नहीं समझना है कि जैसे आज का जो पश्चिम बंगाल है, भारत राज्य का एक, भारत देश का एक राज्य पश्चिम बंगाल, वो नहीं, बल्कि बंगाल का मतलब उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी से था, जिसमें आज का समूचा बांग्लादेश, हमारा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड के क्षेत्र और उड़ीसा, ये सब कुछ समाहित था। ठीक है, ये काफी धनाढ्य क्षेत्र था, काफी रिच था, और यहां पे केंद्रीय मुगल सत्ता जो थी उसका हमेशा इस पे ध्यान रहता था। तो एक बात जान लीजिए कि मुगलों को सबसे ज्यादा रिवेन्यू जो है, सबसे ज्यादा राजस्व वह बंगाल से ही मिलता था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आगे आप जान लीजिए कि बंगाल के प्रथम स्वतंत्र नवाब बने मुर्शिद कुली खान। ठीक है, इनको हम लोग बंगाल के प्रथम नवाब मानते हैं। ठीक है, इनका कार्यकाल है 1717 से लेके 1727। ठीक है, इसमें देखिए स्क्रीन पे आप, मुर्शिद कुली से पहले बंगाल में मुगलों का सीधा शासन था। ठीक है, और उसके आगे देखिए, मुर्शिद कुली खान ने ही बंगाल में मुर्शिदाबाद शहर बसाया। तो स्टूडेंट्स, जिस समय मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब बने, उसके बाद उन्होंने एक राजधानी बनाई जिसको हम लोग मुर्शिदाबाद कहते हैं। आज मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का एक जिला है ना। और वहां आज भी मुर्शिद कुली खान के समय के बहुत सारे वास्तुशिल्प से जुड़े अवशेष हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, मुर्शिद कुली खान के समय का बना हुआ मस्जिद आज भी मुर्शिदाबाद में है, जिसको टूरिस्ट देखने के लिए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो बच्चे घटनाक्रम को
ध्यान से देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं उनके लिए इतिहास कोई कठिन विषय नहीं होता है। तो जैसा कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि बंगाल के जो प्रथम नवाब हुए मुर्शीद कुली खान, ठीक है। नेक्स्ट उसी क्रम में सुजाउद्दीन हुए, सरफराज हुए। फिर जैसा कि मैंने बताया कि सरफराज की हत्या करने के बाद अलीवर्दी खान जो हैं 1740 में वो बन जाते हैं बंगाल के नवाब, ठीक है। अभी आप देखिए स्टूडेंट्स, अलीवर्दी खान की जो वंशावली है उसको देखिए। इसमें आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए बाईं ओर, उनके पुत्रों की संख्या 0 है, नील है, मतलब उनका कोई पुत्र नहीं था, ठीक है। और उनकी पुत्रियां 3 थी, पुत्रियां यानी कि उनकी बेटियां 3 थी, है ना। उनकी जो बड़ी बेटी थी उसका विवाह हुआ था ढाका में। ढाका कहाँ है स्टूडेंट्स? ढाका आज बांग्लादेश की राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दूसरी बेटी की शादी हुई थी पूर्णिया में। पूर्णिया कहाँ है स्टूडेंट्स? ये बिहार में है, ठीक है, बिहार में है ना। और तीसरी बेटी की शादी हुई थी पटना में, है ना। तो स्टूडेंट्स, बड़ी बेटी का नाम था मेहरुनिसा बेगम। क्या नाम था? मेहरुनिसा बेगम। इनको इतिहास में एक कुख्यात महिला के रूप में जाना गया है। इनको घसीटी बेगम भी कहा गया है। क्या कहा गया है? घसीटी बेगम, है ना। और ये निसंतान थी, इनका कोई बाल बच्चा नहीं था, ठीक है। जो पूर्णिया में थी जो बेटी, उनका एक बेटा था जिसका नाम था शौकत जंग, ठीक है। और जो तीसरी बेटी थी अमीना बेगम, जिसकी शादी पटना में हुई थी, उनका एक बेटा था जिसका नाम था सिराजुद्दौला। तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा कि हमारे देश में या कई देशों में ऐसा सिस्टम है कि राजा का बेटा राजा होता है। तो यहाँ तो राजा का बेटा कोई है नहीं स्टूडेंट्स। यहाँ तो राजा की 3-3 बेटियां हैं, और बेटियों से फिर 2 पुत्र हैं। बड़ी बेटी से कोई पुत्र नहीं है, और मझली बेटी और छोटी बेटी से 1-1 पुत्र है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं कि अलीवर्दी खान जो है वो सिराजुद्दौला को बचपन से ही बहुत मानते थे, और वो चाहते थे कि बंगाल का जो अगला वारिस हो वो सिराजुद्दौला हो, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर से सुन लीजिए, अलीवर्दी खान की 3 बेटियां, एक ढाका में विवाह हुआ, एक पूर्णिया में विवाह हुआ, एक पटना में विवाह हुआ, ठीक है। जो ढाका में थी उनका कोई बेटा नहीं था, जो पूर्णिया में थी उनका एक बेटा था शौकत जंग, और जो पटना में थी उसका एक बेटा था जिसका नाम सिराजुद्दौला, है ना। और इसी सिराजुद्दौला को अलीवर्दी खान चाहते थे कि बंगाल के अगले नवाब बने, ठीक है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, मैं हमेशा एक बात आपको कहता हूं कि जब कभी भी आप वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर रहे होते हैं तो उस वक्त आपको टेक्स्ट बुक अवश्य खोलना चाहिए, है ना। टेक्स्ट बुक आप सामने रखिए, और टेक्स्ट बुक के माध्यम से आप जो कुछ भी वर्णित है उसको भी आप देखिए, और वीडियो को भी सुनिए और समझिए, ठीक है। तो अभी स्टूडेंट्स मैं पेज नंबर 17 में हूं, है ना। ये है पेज नंबर 17 आपके इतिहास पाठ्य पुस्तक का, ये पेज नंबर 17 है, ठीक है। तो पेज नंबर 17 में क्या दर्ज है देखिए। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपने को सशक्त बनाने में जुट गए। सशक्त बनाने में यानी मजबूत बनाने में, है ना। अपने आप को वे मजबूत बनाने लगे, ठीक है। तो सभी नवाबों का जिक्र तो मैंने कर दिया स्टूडेंट्स। अंग्रेज इस समय तक अपनी स्थिति मजबूत कर चुके थे, और ये जानिए कि जैसे पिछले वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूं कि तब तक अंग्रेज भी काफी सशक्त हो गए थे बंगाल में, है ना। दक्षिण में फ्रांसीसियों पर विजय प्राप्त कर एवं बंगाल में धन कमाने से उनके हौसले बढ़ चुके थे। किनके हौसले बढ़ चुके थे? अंग्रेजों के, ठीक है। अंग्रेजों के हौसले बढ़ चुके थे। मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला बंगाल के शक्तिशाली शासक थे। शक्तिशाली शासक थे कौन कौन? मुर्शीद कुली खान पहले, बाद में अलीवर्दी खान, और बाद में उसके बाद सिराजुद्दौला, ठीक है। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स।
इन्होंने अंग्रेजों के व्यापारिक हित पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की। किन्होंने व्यापारिक हित पर रोक लगाने की पूरी कोशिश की? बंगाल के नवाबों ने। किस पर? अंग्रेजों पर। ठीक है। व्यापारिक रियायत में कमी, नजराने की मांग, सिक्के ढालने और किलेबंदी पर रोक से बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच टकराव बना। ठीक है। ये टकराव काफी लंबे समय से चल रहा था स्टूडेंट्स, लेकिन असली टकराव आकर हुआ कहां? सिराजुद्दौला के जमाने में। ठीक है। इस विवाद में बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के अपने अपने तर्क थे। दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में लगे थे। ये टकराव इतना बढ़ा कि इसकी परिणति प्लासी के युद्ध तक जा पहुंची। ठीक है स्टूडेंट्स, इतिहास में अंग्रेजों ने कुछ ऐसे निम्न स्तरीय कार्य किए हैं कि उनको हम लोग कभी भी माफ नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, ठीक है, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब थे, उनसे आप युद्ध करते, उनको उनके राज्य को जीतते तो एक अलग बात होती। लेकिन स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि सिराजुद्दौला को हराने के लिए अंग्रेजों ने, सच पूछिए तो, षड्यंत्र का सहारा लिया। ये षड्यंत्र क्या होता है? षड्यंत्र ये होता है कि सिराजुद्दौला के अपने लोगों को, जैसे उनके सेनापति को, है ना, उनकी मौसी को, उनकी मौसी यानी कौन? घसीटी बेगम, है ना, जो ढाका में थी, है ना, और भी कुछ उनके अपने लोगों को अंग्रेजों ने एक तरह से खरीद लिया, है ना। तो इस तरह से खरीद कर, ये कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं था स्टूडेंट्स। प्लासी की लड़ाई कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं था। वो कोई पानीपत का युद्ध नहीं था, तराइन का युद्ध नहीं था, वो खनवा का युद्ध नहीं था, है ना। ये तो एक मामूली सी लड़ाई थी। और इस मामूली सी लड़ाई में यदि कुछ स्पष्ट रूप से नजर आ रहा था तो वो चीज था षड्यंत्र, है ना। आप स्क्रीन पे देखिए, सिराजुद्दौला का जन्म है 1733 में और सिराजुद्दौला की मृत्यु कब है? 1757 में। जो बच्चा 1733 में जन्म लेता है और 1757 में मर जाता है, यानी उसकी उम्र क्या है 1757 में? मात्र 24 साल। ठीक है। हमारे आपके घरों में भी 24 साल का कोई ना कोई नौजवान लड़का होगा। आप उसकी उम्र को देखिए और महसूस कीजिए कि सिराजुद्दौला की उम्र क्या थी और उतना उम्र में वो किस प्रकार से षड्यंत्रकारियों का शिकार हो गया और किस प्रकार से उसके अपने लोगों ने उसका साथ नहीं दिया। तो भारत के इतिहास का स्टूडेंट्स ये एक बहुत काला अध्याय है, जिसकी हम लोग माने जितनी भी भर्त्सना करेंगे तो वो कम ही है। और सच पूछिए तो यहां हम लोगों को सिराजुद्दौला का साथ देना चाहिए था। जो बंगाल की जनता थी उसको भी सिराजुद्दौला का साथ देना चाहिए था, लेकिन कुछ लोगों ने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। और साथ दिया किसका? साथ दिया अंग्रेजों का। ठीक है। तो देखिए, सिराजुद्दौला बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब थे। सिर्फ 24 वर्ष की अवस्था में प्लासी की लड़ाई में अपने ही लोगों के षड्यंत्र का शिकार हो गए। स्टूडेंट्स, एक बात जान लीजिए कि मात्र 23 वर्ष की अवस्था में सिराजुद्दौला जो हैं वो बंगाल के नवाब बनते हैं। ठीक है। और कोशिश करते हैं कि बंगाल के वो अच्छे शासक साबित हों। लेकिन अच्छा शासक बनने के लिए ये भी जरूरी था कि अंग्रेजों को जो रियायत दी जा रही थी उन रियायतों में कटौती की जाए, है ना। अच्छा शासक वो होता है जो अपने राज्य की भलाई का काम करता है ना। लेकिन अंग्रेज क्या चाहते थे? अंग्रेज ये चाहते थे कि सिराजुद्दौला जो है वो कठपुतली के समान, है ना, पपेट के समान काम करे और उनको खुली छूट दे दे कि वो आराम से बंगाल में व्यापार कर सकें, है ना। लेकिन सिराजुद्दौला का ये सोचना था, सिराजुद्दौला ये चाहते थे कि अंग्रेज व्यापार करें, ठीक है,
लेकिन वो भारत के आंतरिक मामलों में, बंगाल के आंतरिक मामलों में, राजनीति में अंग्रेज कोई दखल ना दें। लेकिन अंग्रेजों को ये बात पसंद नहीं थी। ठीक है। और स्टूडेंट्स, आपको एक बात और बता दूं कि प्लासी की लड़ाई में जो सबसे बड़ा षड्यंत्रकारी था वो था मीर जाफर। कौन था? मीर जाफर, है ना। चलिए यहां देख लीजिए, प्लासी की लड़ाई 23 जून 1757, यानी कि स्टूडेंट्स वो गर्मी का महीना रहा होगा। जून महीने में बंगाल में काफी गर्मी पड़ती है। ठीक है। अब आगे देखिए, प्लासी कलकत्ता से 150 किलोमीटर उत्तर में पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। ये मुर्शिदाबाद के पड़ोस में एक जिला है जिसको हम लोग नदिया जिला कहते हैं। उसी नदिया जिले में एक स्थान है जिसको प्लासी कहा जाता है। ठीक है। प्लासी कोई बहुत बड़ा जगह नहीं है, चूंकि ये ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में काफी महत्वपूर्ण रहा है। यहाँ पे एक लड़ाई लड़ी गई थी, इसलिए प्लासी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देखिए प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों के साथी। चलिए ये भी जान लीजिए कि अंग्रेजों को किन लोगों ने साथ दिया था। तो पहला व्यक्ति था मीर जाफर। और स्टूडेंट्स ये मैं बता दूं कि मीर जाफर वो खुद सिराजुद्दौला के सेनापति थे। जी हां, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि अपना ही सेनापति शत्रुओं से मिला हुआ था। अपना सेनापति किससे मिला हुआ था? शत्रुओं से, है ना। और वो भी विदेशी शत्रु। सोच लीजिए, क्या ऐसे लोग जो है देश की भलाई कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते, है ना। तो मीर जाफर ये जो हैं, इनको हम लोग सीधे सीधे गद्दार भी कह सकते हैं, है ना। ये जो है सिराजुद्दौला के सेनापति होकर भी ये अपने सारे सैनिकों को ये समझा के रखे हुए थे कि युद्ध के दिन हम लोग को लड़ाई नहीं करना है, और इस बात का पता भी नहीं था सिराजुद्दौला को। ठीक है। और उसी लड़ाई में स्टूडेंट्स एक राय दुर्लभ थे जो कि दीवान थे सिराजुद्दौला के, वो भी अंग्रेजों के साथ थे। स्टूडेंट्स आगे देखिए, घसीटी बेगम। घसीटी बेगम कौन थी? ये बड़ी मौसी थी, है ना, जिनका विवाह हुआ था ढाका में। ये भी अंग्रेजों के साथ थी। उसके बाद स्टूडेंट्स देखिए कुछ और नाम देखिए, इन नामों को जानना बहुत जरूरी होता है। कलकत्ता के एक बहुत बड़े व्यापारी थे अमीन चंद, ये भी अंग्रेजों के साथ थे। कलकत्ता के एक बहुत बड़े बैंकर थे जगत सेठ। चलिए नाम सुनते जाइए, मीर जाफर, राय दुर्लभ, घसीटी बेगम, अमीन चंद, जगत सेठ, ये सारे के सारे लोग जो हैं वो अंग्रेजों के साथ थे। तो आप सोच लीजिए कि एक ऐसी लड़ाई जो शुरुआत होने से पहले ही सिराजुद्दौला समझिए कि वो हार चुके थे, है ना। तो लड़ाई तो वो नाम मात्र की थी, कोई मतलब नहीं था लड़ाई का। स्टूडेंट्स आपके मन में ये इच्छा तो जरूर हो गई होगी कि सिराजुद्दौला का क्या कोई साथी भी था? क्या उनका साथ देने वाला कोई था उस युद्ध में? जी हां, साथ देने वाले लोग भी थे। आज इनके स्मारक बने हुए हैं पश्चिम बंगाल में, है ना। उनका पहला साथी दीवान मोहनलाल, ठीक है, ये सिराजुद्दीन के दीवान भी थे और उनके बहनोई भी थे। ठीक है। उसके बाद एक मीर मदान थे, ये सिराजुद्दीन की सेना में मुख्य तोपची थे। तोपची क्या होता है? वो जो तोप चलाने वाला, है ना। तो कुछ लोग थे जो सिराजुद्दौला के साथ थे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि प्लासी की लड़ाई में ये दोनों जो हैं वीरगति को प्राप्त हुए, दोनों मार दिए गए, है ना। और इस लड़ाई के बाद सिराजुद्दौला को भी मार दिया जाता है और एक अंतहीन कहानी शुरू होती है गुलामी की। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में तो हम बहुत कुछ आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन आज के लिए इतना ही। अब तक आप लोग जो जाने हैं, तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि ये कहानी नहीं है बल्कि ये विश्वासघात की कहानी है ना।
विश्वासघातियों ने किस प्रकार से एक 24 साल के नवाब का अंत करवा दिया और भारत को गुलामी की जंजीरों में जाने के लिए मजबूर कर दिया, है ना। स्टूडेंट्स, आप लोग ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद फिर बंगाल का नवाब कौन हुआ। तो स्टूडेंट्स, आप एक बात जान लीजिए, आफ्टर द डिफीटेड प्लासी सिराजुद्दौला वाज assassinated एंड मीर जाफर मेड द नवाब। कौन नवाब बने? मीर जाफर बने, समझे। और यही तो कंपनी चाहती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी यही चाहती थी कि कोई ऐसा व्यक्ति बंगाल का नवाब बने जो अंग्रेजों के इशारे पे काम करे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो क्रमांक 12 को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और चैप्टर नंबर 2 अभी समाप्त नहीं हुआ है। इस पे कुछ और वीडियो भी बनेंगे जिसको आप लोग सतत देखते रहेंगे और कोशिश करेंगे घटनाक्रम को बेहतर से बेहतर तरीके से समझने का। और मैं भी कोशिश लगातार करता रहूंगा कि आपको अच्छे से अच्छे वीडियो और सही जानकारी आप लोगों तक मैं प्रस्तुत कर सकूं। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।